नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में, जहां एक तरफ संविधान के खिलाफ साजिश और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का रोल। अब यह मामला सीधे तौर से बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बिहार के ऊपर इस मामले को लेकर या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर बात करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई। तो आपको पता होगा, जब संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी जिम्मेवारी भीमराव अंबेडकर को दी गई, तो भीमराव अंबेडकर को अपने जो भी इस कमेटी के जो सदस्य थे उनके साथ विदेशों में जाकर वहां के संविधान को स्टडी करना था। तो जब यह दल अमेरिका पहुंचा, तो अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र, तो वहां पर सबसे अच्छी जो बात लगी संविधान निर्माताओं को वो थी न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था को 3 चरणों में बांटा गया: सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मकसद क्या था? मकसद था हर व्यक्ति को न्याय मिले, सबको उनके अधिकार मिले। तो संविधान निर्माताओं ने जो सोचा, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ था, उस अनुच्छेद के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जब गठन किया गया तो सम्मान, न्याय के साथ मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और यह जिम्मेवारी दी गई सुप्रीम कोर्ट की। अब आज के अगर इसको संदर्भ में समझते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्था है? और अगर है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले ले सकता है? और अगर नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में ही फैसले लेता है? यह कुछ सवाल जो है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पहला, जब हम सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को समझते हैं तो न्यायिक व्यवस्था में यह प्रावधान होता है कि आपको कोई भी याचिका लेकर पहले निचली अदालत का रास्ता तय करना पड़ता है। फिर निचली अदालत के फैसले के बाद या तो वो आपके फेवर में होगा या फिर आपके खिलाफ होगा, आपको उसको चुनौती देनी है हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये चरणबद्ध तरीके से जाता है। लेकिन इस देश की न्यायिक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग भी हैं और उन लोगों का प्रभाव इस तरीके से है सुप्रीम कोर्ट में कि वो सीधे अपना मामला जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो क्या आम आदमी के लिए यह सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों को जो है वो जल्द सुनवाई की रहती है और ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई करता भी है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आम नागरिक के लिए भी इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोचता है? या फिर ऐसे बुद्धिजीवी लोग, मैं उनको बुद्धिजीवी नहीं कहता, उनको अर्बन नक्सल्स कहता हूं। अर्बन नक्सल जब चाहे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बजे हो, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे खोल देता है। तो क्या आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान या कहें कि जजों की जो बेंच है वो रात को सुनवाई कर सकती है? तो आपको इसका आंसर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अब हम उसके बाद में अगले चरण की तरफ जाते हैं। तो फिर अगला है संविधान। तो संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस संस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट को जब दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 1975 में संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 2 शब्द जो है वो बड़े ही, जिसको हम कहें कि असंवैधानिक तरीके से, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा सेकुलर, 2 शब्द जो है वो बड़ी चालाकी के साथ जोड़ दिए गए और सुप्रीम कोर्ट उसको देखता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आज जो पार्टियां संविधान बचाने की बात कर रही है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, खुद जमानत पे है लेकिन अपने आप को ईमानदार बताकर दूसरे लोगों को चोर साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब आपको पता होगा रोलेट एक्ट, एक रोलेट एक्ट के खिलाफ
महात्मा गांधी ने पूरा एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो रोलेट एक्ट क्या था? उस रोलेट एक्ट को जब आप स्टडी करोगे तो उसमें मिलेगा कि किसी भी प्रिजनर को 2 साल के लिए बंदी बनाया जा सकता है, उसको ट्रायल की जरूरत नहीं है। ये रोलेट एक्ट में जो है वो पॉलिटिकल आप देखोगे प्रिजनर्स को, तो उसमें ये चीजें, और इसके खिलाफ मतलब आपके खिलाफ आरोप है या नहीं है उसकी जांच पड़ताल किए अंग्रेज जो है वो किसी को भी पकड़कर जो उनके विरोध में आवाज उठाए उनको जेल में डाल सकती है। तो 1975 में भी यही हुआ। विपक्ष के सभी नेताओं को ऑलमोस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जेल में डालने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए थी, उसको उस वक्त मौलिक अधिकार याद ही नहीं रहे, वो भूल बैठा कि मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद में शाहबानो केस, तो शाहबानो केस को जिस तरीके से संसद में पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यह था 2014 से पहले, और कितनी बार अपनी सुविधा के लिए और अपने हिसाब से संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन 2014 के बाद में जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद में, क्योंकि संशोधन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे संशोधन, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया वो 1947 का जो समय था उसको देखते हुए बनाया, तो उसमें यह प्रावधान रखा गया कि समय के हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान के हिसाब से 100 से ज्यादा संशोधन किए, तो क्या 2014 के बाद में संविधान में संशोधन जरूरी नहीं थे? और अगर जरूरी थे तो फिर वो असंवैधानिक कैसे हो गए? फिर संविधान को बचाने की बात इसमें कहां से आ गई और संविधान को कुचलने की बात कहां से आ गई? और जब संविधान को कुचलने की बात है तो संविधान किसके द्वारा कुचला गया, 2014 से पहले या फिर 2014 के बाद? अब बात आती है 2014 के बाद के संदर्भ में। तो इस वक्त आपको पता है आज वक्फ की हमने इससे पहले जो है वो बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर। एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, और यह टिप्पणी तब आई है इससे पहले जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह याद दिलाया कि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र संस्था है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो टिप्पणी यह है कि एसआईआर में अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो वो इस प्रक्रिया को जो है वो तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय कर देंगे, और ये पूरे फैसला जो है पूरे देश में लागू होगा। अब इसमें पूरा देश कहां से आया? पूरा देश इसलिए आया क्योंकि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपने सीईओ को ट्रेनिंग दी है, और पूरे देश भर में एसआईआर का एक अभियान चलाने की जो बात की जा रही थी उस दिशा में एक प्रयास किया गया। अब ये सीईओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर, जहां ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, सभी अधिकारियों को अपने अपने स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो निचले स्तर के लोगों को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो विपक्ष के जो याचिकाकर्ता थे इसके खिलाफ, उन लोगों को मानना था कि इसकी सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दशहरे के जो है वो अवकाश आएगा, और उस अवकाश के बाद में यानी कि 7 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। तब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सबके सामने होगी। अब इसके बीच में 2 बातें और 2 अहम कड़ियां। एक, जो याचिकाकर्ता थे वो चाहते थे कि चुनाव आयोग डेली जो भी शिकायतें आती है उनको पब्लिश करे, ऑब्जेक्शन जो आते हैं उनको पब्लिश करे, और साथ में जो लिस्ट है उसको भी पब्लिश करे। तो सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग ने जो दलील दी, राकेश द्विवेदी ने, जो चुनाव आयोग के वकील है, कि यह मुमकिन नहीं है, वीकली जो है वो अपडेट दिए जा सकते हैं। तो डेली डेटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद में उसको पब्लिश करना, अपडेट करना, और वो भी इसमें जब टेक्नोलॉजी में, तो आप सोच सकते हैं जिस तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह है तो उनको अपडेट किया जाता है। तो आपको पता है ऐसा क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कि कुछ गलतियां पकड़ में आए
तो फाइनल लिस्ट आने से पहले चुनाव आयोग जो करने जा रहा है उससे पहले ही जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्त टिप्पणी भी कर दी, ऑर्डर भी दे दिया। क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट पर लागू होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितने केस पेंडिंग है कभी उनको पब्लिश किया? अब सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़ा हो जाता है। तो यहां पर इसलिए जो है वो इसके ऊपर बात करना जरूरी हो जाती है। और बात यहीं आकर नहीं रुकती, मसला जो है वो हर भारतीय के मौलिक अधिकारों का भी है कि हमारा जो पैसा है, हमारे जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो हम ही लोगों के फायदे में आए, घुसपैठिए उसका जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से अनुचित तरीके से उसका लाभ ना उठा पाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सख्त टिप्पणी है उसके हिसाब से एक तरीके से चुनाव आयोग लिटमस टेस्ट से गुजर रहा है। इससे पहले कितनी गड़बड़ियां हुई थी, इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी उस सरकार का, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में रखती थी और 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी तरीके का दबाव या किसी भी संवैधानिक संस्था पर भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने दबाव मुक्त कर दिया। और ये उसी का नतीजा है कि आज सीधे तौर से केंद्र सरकार के हर फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रोक लग जाती है या फिर उसके ऊपर एक टिप्पणी आ जाती है। दूसरा, अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जो है वो जो इससे पहले जो फैसला दिया गया था आधार को 12वें दस्तावेज को लेकर, तो 12वें दस्तावेज में जो है वो सख्त टिप्पणी की कि इससे घुसपैठियों को लाभ होगा। आधार कार्ड को इसका दस्तावेज नहीं माना चाहिए। क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि आधार कार्ड कोई भी जो है वो पैसे देकर बनवा सकता है और ये नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाला जो मैंने कहा जो डेली पब्लिश किया जाए उस पर कोई ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन ऐसी टिप्पणी जरूर की। और दूसरा जो था वो था आधार कार्ड से जुड़ा हुआ। तो इस वक्त एक तरीके से अगर हम देखें तो चुनाव आयोग और दूसरी तरफ आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट को करना यह चाहिए था कि स्वतः संज्ञान लेते हुए घुसपैठियों की जो समस्या है उसको केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को ऑर्डर देना चाहिए था कि आप उनकी नागरिकता के जो है पहचान या उनको आइडेंटिफाई करें और उनको डिटेंशन सेंटर भेजें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश आज तक नहीं दिया। इसके उलट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि जो इलीगल तरीके से पाकिस्तानी जो लोग थे वो यहां रह रहे थे, जब सरकार ने यह कहा था कि 10 दिन में वो देश छोड़ दें, बल्कि उनको बचाने का काम तक किया। तो आप खुद सोच लीजिए कि संविधान को बचाने के नाम पर ये जो साजिश, ये जो षड्यंत्र का खेल चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।